हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। तो बात यहाँ योग्यता की आती है। तो जैसे कि हम अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें योग्यता सबसे पहले मांगी जाती है। तो हमको पहले किसी भी वैकेंसीज की योग्यता को समझना है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बात करेंगे आरपीएफ की एसआई एवं कांस्टेबल वैकेंसी जो आई हुई है उसके बारे में, सेपरेट अलग अलग कि कांस्टेबल के लिए क्या मतलब योग्यताएं होनी चाहिए और उसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या किन किन प्रक्रियाओं के थ्रू एग्जामिनेशन होने वाला है, एवं फिजिकल जो है आपका क्या कैसे रहने वाला है। साथ ही साथ सेम प्रोसेस हम एसआई में भी जानेंगे और लास्ट में हम समझेंगे कि हमारा पेपर कब होने वाला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वीडियो के अंत तक हम बात करेंगे कि कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी क्या हमें सेपरेट भरनी है या एक साथ भरनी है, क्या प्रोसेस है, इसको भी हम समझेंगे। और फीस कितना रिटर्न होगा और क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से वीडियो में समझने वाले हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक बटन पे क्लिक कर दें। साथ ही साथ कमेंट करें कि आप इस वीडियोस को देख रहे हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो इकट्ठा करने में, अच्छे अच्छे सोर्सेज इकट्ठा करके वीडियोस बनाने में। और मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ केवल इतना है कि आप लोगों का एक सिलेक्शन पक्का हो। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सेलेक्ट हो और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने रिश्तेदारों का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करे। और बता दें आपको, यूपी एसआई एवं कांस्टेबल वैकेंसी पे ये मेरी चौथी वीडियो है। इसके पहले जो है 2 वीडियोस हम बनाए हैं विशेषकर हमारे महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो मेरी प्यारी बहनें हैं उनके ऊपर। तो एक वीडियो है कि उन वो लोग जो है जो डिमोटिवेट हो जाती हैं और क्या क्या उनके सामने समस्याएं आती हैं, जो मिथ्याएं हैं, उनके ऊपर एक वीडियोस है। दूसरा वीडियोस हम बात किए हैं उनके फिजिकल के बारे में। फिजिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा संशय उनके दिमाग में रहता है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान रहती हैं कि हमसे हो नहीं पाएगा। बहुत लोग हैं कि शादीशुदा हैं, उनको भी काफ़ी समस्याएं हैं। तो वो सारी समस्या इसके पिछले वीडियोस में है। सारे वीडियोस का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप बारी बारी करके सारे वीडियोस देख लीजिएगा। एक वीडियोस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमें कौन सी बुक पढ़नी है, हमें मॉक्स कैसे लगाने हैं, हमें बेसिक्स कैसे कवर करना है, हमें पीवाईक्यू कैसे करना है। और पीवाईक्यू करने का एक काफ़ी बेहतरीन तरीका हम बताए हैं उस पिछले वीडियोस में, उसको अवश्य देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम बात करते हैं आज की जो है इस वैकेंसीज में क्या क्या है खास और क्या प्रक्रिया है, क्या सैलरी रहने वाली है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। सारी बातें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। भले वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आप लोगों तक एकदम सही जानकारी तथ्यों के साथ पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, हम आयोग के द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन जो है उसी को हम उठाए हैं, क्योंकि सीधा जो आयोग लिखा है उसमें कोई छेड़छाड़ किए बिना डायरेक्ट आप तक हम लोग डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात यह है कि ये वैकेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बाद आई है और ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। बात करेंगे, देखिए, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ये वैकेंसी है, ठीक है, केंद्रीकृत रोजगार योजना। और ये फरवरी 2024 में इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। ये सब तो हमारे जो है मित्र जान रहे होंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों की वर्दियां रहेंगी, ऐसे आप लोगों की ड्यूटी रहेगी। कांस्टेबल की ड्यूटी हम बता दें कि बहुत अच्छी ड्यूटी है और 8 घंटे की शिफ्ट होती है। और आपको जो है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे ही जॉब करनी होती है। और 5 साल तक आपकी कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, आप एक जगह रहेंगे। और 5 साल बाद और 16 घंटा आपका रेस्ट फिक्स है। और उसके दौरान आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं और अन्य काम भी कर सकते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो देखिए, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 15 अप्रैल 2024 और 14 मई 2024 23:59, मतलब रात के 11:59 तक ही ये फॉर्म फिल होंगे। तो अभी अब आप लोग अब लेट ना कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में देखने को मिलता है कि फॉर्म फिल होता है तो जो है कुछ विंडोज़ नहीं ओपन होते हैं, फीस सबमिट नहीं हो पाता है, तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए 1 से 2 दिन के अंदर आप फॉर्म फिल कर लीजिए, ठीक है। जो भी करेक्शंस वगैरह होगा उसमें, वो 15 मई से 24 मई 2024 के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें बाकी आगे हम। देखिए, जो कांस्टेबल का जो जॉब होता है वो 7वें सीपीसी में ये लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। इसका प्रारंभिक मतलब मूल वेतन आपका 21,700 रुपया है। ये लगभग कंप्लीट वेतन आपको 35,000
प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें चिकित्सा मानक आपका B1 होगा। ठीक है, उसमें अभी आगे हम बात करेंगे क्या क्या होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा है कि हम चश्मा यूज करते हैं तो आई विजन, तो आई विजन पे हम यही बता देते हैं कि 6/9 और 6/12, ठीक है, ये विजन आपका मान्य है। जिनका ये विजन हो वो जो है अपना पहले डॉक्टर से चेक करा लें, देख लें, उसके बाद ही जो है फॉर्म को फिल करें। ठीक है, अब चलिए बताते हैं। एक सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि पहले जो वैकेंसीज देखने को मिलती थी ये 18 से 25 वर्ष के लोगों के लिए, लेकिन इधर कोरोना वगैरह के वजह से काफ़ी मतलब समस्याओं जो है के वजह से ये वैकेंसीज आई नहीं, इसलिए 3 साल का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है। और टोटल इसमें पद आपको देखने को मिलेंगे 4208 पद। और यही अब सबसे इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए खुशखबरी और मोटिवेशन हम बता दें। देखिए 4208 पद हैं और आयोग ने कहा है कि इसके 10 गुना लोगों को हम मेडिकल के लिए बुलाएंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए बुलाएंगे। तो आप एक तरीके से ये मान के चलिए, माइंड सेट ये करके चलिए कि जो पद है वो लगभग 42,000 पद है। ठीक है, अब वो पूछेंगे कैसे, क्योंकि देखिए 42,000 बच्चे जो है सीबीटी में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप 42,000 मान के चलिए, उसके बाद आपको 42,000 में फाइट करना होगा, फिर आपको जो है 4208 पद जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। और फिजिकल में तो मैक्सिमम बच्चे छट जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं। लेकिन फिजिकल के लिए हम देखिए पिछले वीडियोस में बता रखे हैं, जो विशेष महिला अभ्यर्थियों के लिए बनाए हैं, उसको आप लोग भी देख लीजिएगा। जो हमारे जो है साथी देख रहे हैं, मित्र लोग देख रहे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें फिजिकल कैसे स्टार्ट करनी है उसके बारे में हम बताए हैं। और आगे लंबी कूद और ऊंची कूद पे एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आपका फिजिकल हम निकलवा के दिखाएंगे। बस लेकिन जितना बता रहे हैं उतना आप करते जाइए। तो देखिए आप मान के चलिए खुशखबरी है कि 42,000 पद एक तरीके से आप लोगों के लिए है, मतलब 42,000 लोग सेलेक्ट होंगे। तो चलिए बात हो गई इसकी। ठीक है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ, बहुत लोगों का आता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, कहाँ से लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 1/7/2024 से जो है आपकी आयु की गणना हो रही है, मतलब आपका आयु 1/7/2024 से लिया जा रहा है। यहाँ से 28 साल मतलब 1/7/2024 तक आप 18 साल के हो गए हों। ठीक है, और 25 तक उम्र आपकी होनी चाहिए। इसमें प्लस 3 साल जो है आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और देखिए इसके बाद मतलब निर्धारित आयु, मतलब जो संशोधन के बाद जो निर्धारित आयु है वो 1/7/2024 तक, 18 से 28 तक, वही सेम बात कहा गया है जो आपको हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए ऊपरी सीमा पे छूट की बात जो है लोग पूछते हैं। तो जो हमारे साथी SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ऊपरी छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उनको 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट इसमें देखने को मिलने वाली है 28 साल के बाद। और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की है, या अनारक्षित EWS, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर और आजा, मतलब देखिए अनारक्षित EWS के लिए 3 वर्ष आयु की सेवा की अवधि में कटौती के बाद, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 वर्ष, और जो SC ST लोग हैं उनके लिए 8 वर्ष। ठीक है, तो ये आपके भूतपूर्व सैनिक की बात की गई है, इतना आपको छूट मिलने वाला है। और जो हमारी महिला साथी विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली लेकिन दोबारा विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार जो अनारक्षित EWS में, उनको 2 वर्ष अतिरिक्त मिलेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर के लिए उनको 5 वर्ष, और SC ST जो लोग हैं उनको 7 वर्ष का अतिरिक्त जो है आपको छूट देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसकी क्वेरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है। और जन्म तिथि की ऊपरी सीमा, इसको पहले समझ लेते हैं। तो जो अनारक्षित और EWS हैं उनकी जन्मतिथि 2/7/1996, ठीक है, से पहले की नहीं होनी चाहिए, इसके बाद के लोग ही एलिजिबल हैं। ठीक है, 2/7/1996। और जो लोग गैर क्रीमी लेयर वाले हैं वो 2/7/1993, जो OBC मतलब कैटेगरी से 3 साल जिनको वो मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, उनकी तिथि 2/7/1993 के पहले की नहीं होनी चाहिए। और जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी जो है तिथि 2/7/1991 के पहले नहीं होनी चाहिए। इनको 5 साल का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। तो समझ लीजिए जो EWS और जनरल कैटेगरी के हैं उनकी तिथि 2/7/1996 से पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लोग OBC से हैं वो लोग 2/7/1993, और जो लोग SC एवं ST से बिलोंग करते हैं उनकी जो है तिथि 2/7/1991। और देखिए जन्म तिथि की निचली सीमा क्या है, मतलब ये बताया गया है कि जो सभी उम्मीदवार हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के EWS हैं, SC ST या OBC हैं, सभी की जो है आयु सीमा 1/7/2004
6 के बाद की नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके पहले की होनी चाहिए और इसके बाद की, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपकी जो है वो सीमा होनी चाहिए, तीनों के लिए देखिए ये आखिरी सीमा है, ठीक है। चलिए, आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि फीस की बात कर लेते हैं 1 मिनट में। देखिए, सभी वर्ग के लिए जो फीस आपकी होने वाली है वो 500 रुपया होने वाली है। और जब आप एग्ज़ाम के लिए आप कहेंगे सर फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा नहीं है, फीस केवल 100 रुपया ही है। और वो कैसे, 400 रुपया आपको रिटर्न हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, उसके बाद 400 रुपया आपके वापस हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म अगर आप लोग साइबर कैफ़े से फिल करा रहे हैं तो अकाउंट नंबर अपना दीजिएगा, अपने अकाउंट से पैसे कटवाइएगा, नहीं तो वो पैसा जो है साइबर कैफ़े वाले के खाते में ही रिटर्न जाएंगे, वो आपके खाते में नहीं आएंगे। क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि जो शुल्क जमा करने का जो गेटवे है उसी के थ्रू ही पैसा सेम खाते में रिटर्न होने वाला है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े वालों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इसमें। और जो लोग SC ST से बिलोंग करते हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिलाएं, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, EWS उम्मीदवार के लिए 250 रुपया फीस है और उनका 250 रुपया रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये ध्यान दीजिएगा, अपना जो है जो आप लोग पेमेंट कटवाइएगा वो अपने खाते से कटवाइएगा, ठीक है। स्कैन करके, उन्हीं की दुकान पे बहुत बच्चे जो फ़ोन पे वगैरह चलाते हैं, तो जब वो पेमेंट कर रहे होंगे तो वहीं पे स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी जो है बात करते हैं हम। देखिए, पेपर जो होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, देखिए इसमें छोटा सा इसमें सिलेबस भी साफ साफ मेंशन है। तो जो देखिए 4 चरण में पेपर, मतलब 4 चरण है इस परीक्षा का। पहला होगा CBT, ठीक है, पहला देखने को मिलेगा CBT। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मेडिकल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा CV, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका ये पहला स्टेप CBT, दूसरा फिजिकल, तीसरा मेडिकल और चौथा आपका CV होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए बताते हैं आपको कि जो आपका CBT होगा उसमें 120 नंबर के टोटल नंबर 120 और प्रश्नों की संख्या भी 120 रहने वाली है। तो ये ध्यान रखिएगा, 120 प्रश्न, एक नंबर के एक प्रश्न होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको हम बताते चलें कि इसमें जो पहला जो है इसका 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन है अंकगणित, मतलब मैथ का 35 अंक का होगा, 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत ब्याज, लाभ और हानि, छूट, तालिकाओं और रेखांकन का उपयोग, क्षेत्र, मिति, समय और दूरी आदि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ये यहीं से स्पष्ट है, फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। आपको केवल इतना ही तैयार करना है। जनरल इंटेलिजेंस में हो गया तो एनोलॉजी, समानताएं, अंतर, स्थानिक दृश्य, स्थानिक अभिन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेने पर प्रश्न, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंध अवधारणाएं, अंकगणित तर्क, मौखिक चित्रा वर्गीकरण, अंकगणित संख्या श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग है, कथन निष्कर्ष है और सिलोलॉजिस्ट तर्क आदि है। ये आपके 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स के, ठीक है। ये आपके दूसरा सेक्शन हो गया। अब बात करेंगे तीसरा सेक्शन, समान जागरूकता। ये 50 अंक के होने वाले हैं, ठीक है। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट, मतलब परीक्षण में भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समान राजनीति, भारतीय संविधान, खेल, समान विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर के प्रश्न भी देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो है। अब बात करेंगे हम शारीरिक दक्षता के ऊपर, फिजिकल। देखिए, पहला बात हो गया CBT में क्या आएगा, सिलेबस आपको हम क्लियर कर दिए। अब बात हम करने वाले हैं सेकंड स्टेप पे, फिजिकल। तो फिजिकल में देखिए, कांस्टेबल के लिए जो है आपका 16 मीटर का दौड़ होने वाला है, 5 मिनट 45 सेकंड में 16 मीटर का दौड़ होगा। 800 मीटर जो है महिलाओं के लिए है, और जो लंबी कूद होगा वो आपका 14 फीट का है, और ऊंची कूद आपका 4 फीट का है। कांस्टेबल कार्यकारी महिला की बात करें तो महिलाओं के लिए जो है 1600 मीटर नहीं दौड़ना है, उनको केवल 800 मीटर दौड़ना है, और ये 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। इनकी लंबी कूद 9 फीट है। देखिए, पुरुषों के लिए 14 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। ऊंची कूद पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट है। और देखिए, दौड़ में भी अंतर है, पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में, और महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में। ये ध्यान दीजिएगा, ये रहने वाला है। साथ ही साथ हम ऊंचाई की बात कर लें, जो आपका तीसरा स्टेप होने वाला है जिसमें आपका मेडिकल होगा। तो उसमें क्या है कि पुरुषों की जो EWS
और ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं उनको उनका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। बार बार क्वेरीज आ रही है इस पे, इसको हम फिर से बता रहे हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल और ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लोग जो है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं उनका जो है जो चेस्ट का होगा माप वो अविस्तारित जो है मतलब 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर ये रहने वाला है। और एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 76 और 81 ये रहने वाला है। ठीक है, गढ़वाली, गोरखाओं, मराठाओं, डोंगरी, कुमायूनी और सरकार द्वारा वे निर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लोग जो हैं उनकी ऊंचाई पुरुषों की 163 सेंटीमीटर, महिलाओं की 155 सेंटीमीटर, और पुरुषों का सीना जो है फुला हुआ मतलब बिना फुला हुआ 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर रहने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा फास्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद पद का नाम है कांस्टेबल कार्यकारी, लेवल 3 की जॉब है। इसमें आपका वेतन 21,700 रुपया है। टोटल मिला के आपको 35,000 रुपया इन हैंड देखने को मिलेगा। इससे अधिक ही मिलेगा क्योंकि जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक जो है आपका डीए और बढ़ गया रहेगा। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता कोई नहीं है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या उसके समकक्ष। सबसे बड़ी बात है कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी में 10वीं लेवल की जो है डिग्री मांगा है। ये अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसके लिए सारे छात्र जो 10th पास हैं वो सबको ही एलिजिबल हैं और इससे सुनहरा मौका उनके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, ये जाने रहिएगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं, हम देखते हैं सीटों की बात कर लें तो अनारक्षित के लिए 1450 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 536 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 268 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 966 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 357 सीटें। देखिए सीटें कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सीएचएसएल वगैरह में आपको 1400-1500 सीटें देखने को मिलती है, उसमें छात्र इतने खुश रहते हैं, तो आपको तो 4200 पद देखने को मिल रहा है। और जिसमें कि आपको पता है कि इसमें फिजिकल इतना टफ होता है कि बहुत सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते ही नहीं है डर के वजह से। टफ होता नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं कि फिजिकल बहुत टफ होता है, हम तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, मेडिकल थोड़ा टफ है क्योंकि चीज़ों का एक एक चीज़ ध्यान दिया जाता है, तो फिर हर कोई उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। कुल पद 3577 है, अनारक्षित 256 पद है, अनुसूचित देखिए महिलाओं के लिए है। अनारक्षित जो महिला हैं उनके लिए 256 पद हैं, अनुसूचित जाति की जो महिला हैं उनके 95 पद हैं, अनुसूचित जनजाति की महिला उनके 47 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 170 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 63 पद हैं और कुल 631 पद हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियाँ 420 है। एक बात आपको और बता दें, देखिए जो है ये न्यायालय का स्पष्ट निर्देशन है, अगर आप जो है मान लीजिए अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो जर्नल की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है, अगर आप उसमें आते हैं प्लस जो है आप का जो नंबर है वो जनरल कैटेगरी के समान है, ठीक है, जनरल कैटेगरी को आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। यहाँ से भी आपको एक फ़ायदा मिल जाता है जो लोग आरक्षण वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा, उनका डबल बेनिफिट है यहाँ पे, तो इसलिए घबराइए मत, सीटें बहुत ज़्यादा हैं। चलिए ठीक है, सेम बात करते हैं हम एसआई के लिए। ठीक है, एसआई के लिए भी सेम प्रोसेस है, उसमें कुछ आपको बताना नहीं है, फॉर्म भरने का सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक है, इसमें हाँ वेतन के बारे में बता देते हैं। इसमें ये लेवल 6 की जॉब है, इसमें 35,400 मूल वेतन है, उसमें 21,700 था, तो इनकी इन हैंड करीबन 55,000 प्लस देखने को मिलेगी जो है सैलरी आते आते, तो इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी मतलब उनसे ज़्यादा है। देखिए अलाउंसेज और बहुत सारी मिलती हैं, इसमें काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। देखिए केंद्र सरकार की जॉब है तो इसमें सुविधाएं आपको भर भर के मिलेंगी, बहुत भरपूर मिलेंगी, और इसलिए चिकित्सा मानक वही B1 ही है, सेम है, और जो आयु सीमा वगैरह है 20 से 28 वर्ष सेम देखने को मिलेगा। इसमें रिक्तियों की संख्या 452 है, इसमें रिक्तियाँ जो है थोड़ी कम है, बस ये ध्यान दीजिएगा। इसमें एक ये अलग बताने वाला था, बाकी सारा प्रोसेस वही है। देखिए उम्र सीमा भी जो है आपका सेम वही है, उसमें भी कुछ जो है अलग नहीं है। ठीक है, वही देखने को मिलेगा, 1/7/2024 तक 20 से 28 वर्ष होने चाहिए। ठीक, उसके बाद जो रिलैक्सेशन वगैरह है उसका भी सेम प्रोसेस, आपको सब कुछ एकदम देखिए सेम जो बता चुके हैं वही सेम जो है जो आपका कांस्टेबल में है वही आपका एसआई में भी सेम फॉलो होता है। ठीक है, और जो आपका देखिए एज के लिए बताए हैं कब से कितना मतलब होना चाहिए, सेम वही प्रोसेस है, उसको ऊपर आप लोग जो ध्यान से देखे होंगे उनको जो है समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि ग्रेजुएशन, उसमें हाई स्कूल था, इसमें ग्रेजुएशन जो है जो लोग किए हैं वही लोग एलिजिबल हैं। देखिए इसमें फीस भी 500-250 जो भी है वो रिटर्न हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। हाँ एक बात और अभी बात करते हैं हम एसआई और कांस्टेबल पे अलग अलग कैसे क्या होना है, क्या डिफरेंसेस है।
तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, सीबीटी होगा। एवी जो है सेम आपका 90 मिनट का 120 प्रश्न देखने को मिलेगा। बस अंतर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो 10th बेस पे जो है एग्जामिनेशन रहेगा कांस्टेबल के लिए, और ये ग्रेजुएशन बेस पे जो है एग्जामिनेशन है, तो पेपर दोनों का थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, तो उस जो है आपको कांस्टेबल से एसआई का पेपर आपको थोड़ा टफ देखने को मिलेगा। सेम प्रोसेस है, देखिए 1/3 की माइनस मार्किंग है, ये देख लीजिएगा। ठीक, बाकी सारा प्रोसेस वही है। और देखिए सिलेबस भी लगभग वही है, बस लेवल आपका थोड़ा अप है, वो देख लीजिएगा। देखिए अंकगणित के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, सेम वही चीज़ आपके रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, और जीके के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, शारीरिक दक्षता भी लगभग वही है। इसमें भी ध्यान दीजिएगा 452 पद है, तो इसमें भी 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, लगभग 4520 लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये मान चलिए कि इसमें भी 4500 पद है, क्योंकि आप फिर उसके बाद फिजिकल में छटेंगे, वो अलग जो है क्लियर मतलब करना है आपका। लेकिन सीबीटी में आप ये मान के चलिए कि 4520 पद इसमें देखने को मिलेंगे। देखिए दौड़ इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज क्या दिखेगा आपको। इसमें पुरुषों के लिए 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में है, और इसमें महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में है। इसमें पुरुषों के लिए लंबी कूद 12 फीट है, और ऊंची कूद जो है 3 फीट 9 इंच की है, और महिलाओं के लिए 9 फीट है लंबी कूद, और ऊंची कूद केवल 3 फीट के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी जो आपकी लंबाई और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका सेम जो है रहने वाला है जो कांस्टेबल के लिए है, तो एक बार आपको बता ही चुके हैं, तो आप ऊपर वीडियोस में देख लीजिएगा। और देखिए सैलरी के बारे में जो बात हम किए थे सबसे इंपॉर्टेंट है, करीबन 55,000 प्लस, और आप लोग जब तक सेलेक्ट होंगे 60,000 तक जो है आप लोग की सैलरी पहुंच जाएगी। और ये काफ़ी मोटिवेशन की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कि इतनी सैलरी आप एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद पा लेंगे। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वहाँ पे क्या लिखा था, 10th पास, और यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, स्नातक की डिग्री। बहुत सारे छात्राओं की क्वेरी है कि कांस्टेबल के लिए हम 10th पास आउट हैं, क्या मुझे आईटीआई भी जो है पास आउट होना चाहिए? तो उनको हम बता दें नहीं, आईटीआई की जरूरत नहीं, केवल 10th पास आउट मांगा है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ बात करते हैं एसआई और कांस्टेबल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए बात यह है कि दोनों का जो नोटिफिकेशन नंबर है, एसआई और कांस्टेबल का दोनों अलग अलग है, तो दोनों के फॉर्म अलग अलग फिल करने होंगे, दोनों के पेपर अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है, और दोनों के फीस भी सेपरेट जो है 500 और 250 इसके भी देने होंगे, और इसके भी 500 और 250 देने होंगे। सेम प्रोसेस है, फीस आपका रिटर्न भी होगा, और रिटर्न आप ही जिस खाते मूल खाते से आप किए होंगे उसी खाते में रिटर्न होने वाला है। तो देखिए पहला डिफरेंसेस आपको ये समझा दें कि दोनों का नोटिफिकेशन नंबर अलग है। ठीक है, जो आपकी विज्ञप्ति संख्या है दोनों की अलग है, तो इसलिए दोनों का पेपर अलग होगा, दोनों का फॉर्म भी आप लोगों को सेपरेट सेपरेट अलग अलग भरना होगा। बहुत लोगों के मन में ये समस्या है क्या हम जो है दोनों फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल आप दोनों फॉर्म एसआई और कांस्टेबल का फॉर्म सेपरेट अलग अलग भर सकते हैं। दोनों में पदों में अंतर है, इसमें आपको 452 पद देखने को मिल रहे हैं, और इसमें आपको 4208 पद देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें समानताएं जो हैं क्या हैं, और क्या जो है दोनों में अलग हैं, एसआई और ये कांस्टेबल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कांस्टेबल में आपको हम बता ही दिए हैं कि इसमें क्या है, अलग अलग फॉर्म फिल करने हैं। इसमें आपके 452 पद देखने को मिलेंगे, इसमें आपको 4208 पद देखने को, कांस्टेबल में आपको 4208 पद देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखिए आपकी जो शारीरिक माप है वो आपको बता ही चुके हैं क्या है। थोड़ा सा फिजिकल में हल्का सा चेंजेस है दौड़ने में, और लंबी कूद ऊंची कूद में, वो भी आपको हम ऊपर समझा चुके हैं। और बाकी सैलरी में अंतर है, एसआई की सैलरी आपको लगभग इन हैंड आपको 55,000 प्लस देखने को मिलेगी, इसमें 35,000 प्लस देखने को मिलेगी। जॉब बहुत आसानी की जॉब है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 8 घंटे की आपको जॉब करनी है, बाकी 16 घंटा आपको रेस्ट मिलने वाला है। और आपकी जो जॉब होगी वो आपका किसी रेलवे स्टेशन पे ही होगी, अस्थाई जॉब है, कहीं ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं है इसमें, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक तरीके से कहा जाए ओवरऑल ये इतना अच्छा मौका आपको जो मिला है, इसको आप बिल्कुल ना गवाइए। क्योंकि देखिए कोई भी वैकेंसीज है, जैसे मान लीजिए यूपीपी की वैकेंसीज है, उससे काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि वो राज्य सरकार की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, और केंद्र सरकार में अलाउंसेज सैलरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, राज्य सरकार से काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। और सुविधाएं भी आपको वहाँ पे कैंटीन से लगाए, आपको बच्चे अगर हैं तो उनको पढ़ाने के लिए अलग से फीस वगैरह, मतलब सारी सुविधाएं, क्वार्टर्स वगैरह की सुविधाएं आपको काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया मिलने वाली हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये इतना मोटिवेशन ही काफ़ी है आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और लग जाइए अभी से, एकदम जुनून के साथ लग जाइए, और देखिए सफलता पाना ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है, और हमको सफल होना है। संघर्ष
से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। तो ये ध्यान रखिए, आपको एक दिन अपनी सफलता की कहानी सबको सुनानी है। तो इसलिए आज आपको दिन और रात एक करके अपनी नींद को गवा के आपको अपने एग्जाम में लग जाना होगा एक जुनून के साथ। कैसा लगा आपको वीडियोस, हमें जो है कमेंट करके बताइए। आपकी जो भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको जो समस्याएं आ रही हैं फॉर्म फिल करने से लेकर सिलेबस समझने में या फिर किसी पोर्शन में, हम आपके हेल्प के लिए सदैव तत्पर हैं। हमारी जो है जो सहायता आपको चाहिए लीजिए, लेकिन सिलेक्शन जो है लेके आप दिखाइए। जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। और वीडियोस कैसा लगा ये भी हमें अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ कुछ नए अपडेट के साथ। हर हर महादेव।